हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं और आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 का अनसॉल्व्ड विषय गणित का। तो आइए शुरू करते हैं। और ये अनसॉल्व्ड है सन 2022 का सेट 1 जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। मैं उसको बारी बारी हल करते जा रहा हूँ और ठीक से मन लगा के देखें। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है जैसा कि स्क्रीन पर शो कर रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, कौन सी होगी? तो ऑप्शन है 0, दूसरा है 1 और तीसरा है 2 और 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ये अभाज्य संख्या है दिए गए विकल्पों में। इसके बाद आते हैं हम लोग पहले का ख। पूछा गया है समीकरण 3x² जैसा कि स्क्रीन पर शो कर रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे 2x + 1/3 = 0 का विविध कर पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है पहला है 3, 2, 1 और 0। तो इस तरह अंदाजी नहीं हल कर दे रहे हैं, बाकी देख लेंगे आप लोग। तो इसका आपका विविध कर निकालना है हमको, तो तुलना कर देंगे हम लोग ax² + bx + c = 0 से, जैसा कि मानक समीकरण है। a के बराबर हमें मिला कितना? 3 मिला। और b के बराबर कितना मिला? -2 मिला। और c बराबर कितना मिला? 1/3 मिला। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा विविध कर बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान हमें मिला है -2 का होल स्क्वायर -4 गुणते a का मान है 3 गुणते c का मान है 1/3। तो 2 का वर्ग 4 माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 आया। तो इस तरह से आप देखिए स्क्रीन पर आपका विकल्प है चौथा, ये चौथा वाला आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैं पहले का ग की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है स्क्रीन पर कि साइन a का मान हमको मालूम है 3/5। तो पूछा हमसे कास का मान कितना होगा, पूछा हमसे कास a का मान कितना होगा। तो हम पढ़ते समय हम जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a और कास स्क्वायर a का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर a धन कास स्क्वायर a बराबर 1 होता है। जहाँ पर हमें साइन का मान है 3/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1। तो कास स्क्वायर a बराबर 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, यानी 9/25 है। पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9/25। तो आपका कास स्क्वायर a बराबर हो जाता है आपका 25 से कम 25, 25 में से 9 जाएगा 16/25। तो जैसा कि हम जानते हैं कास a बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 16/25। तो कास a बराबर हो जाता है हमारा है कितना? 16 का वर्गमूल 4 और 5 का वर्गमूल 5, यानी हमारे कास a का मान आएगा 4/5। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? 4/5, यानी कि दूसरा सही है। आपका विकल्प पहले का ग का दूसरा सही है, स्क्रीन पर जैसा शो कर रहा है। पहला में घ दिया रहा है हमारा, पहला है दो समरूप, जैसा कि स्क्रीन पर शो कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंधी 9 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात। तो हम जैसा जानते हैं कि किसी समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया आप या कह सकते हैं हम लोग समझने के लिए बता रहे हैं कि ए बी सी एरिया आप ABC बटे एरिया आप अगर हम कहते हैं PQR तो बराबर हो जाता है इसका संगत भुजा का वर्ग बटे के AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। तो एरिया आप, तो हमें भुजाओं का अनुपात पता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी हमें 4/9 दिया है हमें, और यहाँ पर भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी AB का वर्ग बटा के PQ का वर्ग। इसलिए हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए AB का वर्ग ये हो जाएगा आपका AB बटा के PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4/9।
तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा 2/3। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। इसको संबंध में लिखें तो यह लिख सकते हैं ए बी संबंधे पी क्यू बराबर 2 संबंधे 3। ये तो इसका ऑप्शन होगा आपका 2 संबंधे 3, यानी हमारा ऑप्शन है 2 संबंधे 3, पहला सही हमारा है। जैसा कि आप देख लेंगे स्क्रीन पर शो कर रहा है आपका पहला का अंगा। इसमें क्या कहा गया है, देखिए 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा, तो ऑप्शन है 5, 2, 7, 3। लेकिन हम हल कर देते हैं ताकि सुविधा हो जाए। तो आपका हल होगा, कह रहा है कि समांतर माध्य 5 है तो x का मान, तो हम सूत्र जानते हैं, इसी बहाने पूरी गणित दोहरा दी जा रही है। आपका हर यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे के कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या तो हमें समांतर माध्य जैसा कि दिया गया है कि 5 है, कुल पदों का योग जोड़ देना होगा। तो कह रहा है 3 + 4 + 6 + x सबके बटे में 1, 2, 3, 4 पद हैं, इसलिए बटे हम 4 कर देंगे। अब आते हैं हम लोग, तो 5 बराबर 6, 4, 10, 3, 13, 13 + x बटे के 4 बटे के 1 है, 13 गुणा करेंगे तो पूरे का गुणा 1 में करेंगे तो 13 + x होगा और 5 चौके 20 होगा। तो x बराबर होगा आपका 20 - 13, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, x का मान, x का मान 7, यानी कि ऑप्शन 3 है आपका 7। तो इस तरह से आप देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका जगह की कमी है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका पहले का च आ रहा है, क्वेश्चन आपका पहले का च। पहले के च में क्या पूछा गया है, जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखा रहा है कि पहले का च में देखा 2 बिंदुओं 2, 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ऑप्शन होगा आपका 2 होगा कि 2 कड़ी में 3 होगा कि 2 कड़ी में 2 होगा कि 3 होगा। ये कंफर्म नहीं है तो हम हल ही कर देते हैं, इसके बाद आप मिला लेंगे। इसी बहाने आपकी गणित रिपीट हो जा रही है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है बिंदु 2, 3 दिया हुआ था और 4 और 1 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पढ़े हैं कि पहला बिंदु होगा तो x1 y1, ये है x2 y2। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 है। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है तो सूत्र होता है, और सूत्र आपको याद होने चाहिए। सूत्र है अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी बराबर, जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 हमारा है 2 - x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 का वर्ग बचेगा और 3 में से 2 घटाएंगे 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वर्ग होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा अंडर रूट 8, और 8 को हम लिख सकते हैं चाहे तो तोड़ करके 2 × 2 × 2, जैसा कि हमें सिखाया गया है कि जब जोड़ा जिसका बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन है, 2 कड़ी में 2, यानी 2 कड़ी में 2, यानी तीसरा ऑप्शन सही है आपका 2 कड़ी में 2। इस तरह मिला लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक से एकदम एक अच्छा खासा दोहराते हुए निकल रहे हैं ताकि सुविधा हो, ध्यानपूर्वक अपना देखें। अब आते हैं हम लोग हल करने वाले प्रश्नों पर, इनको लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन खत्म हुआ है। अब आते हैं हम लोग हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो के का मान बताओ। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है कि
स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो के का मान बताइए। तो हम पढ़े हैं कि किसी द्विघात समीकरण का अगर मूल दिया हो, अगर मान पूछे तो यह मूल दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। तो इसका एक मूल 3 दिया है, तो जहां हमको यक्स दिख रहा है वहां बस हम 3 रख देंगे। तो कह देंगे कि यक्स बराबर 3 रखने पर, तो जहां भी हमको x बराबर 3 रख देंगे तो हमें आराम से के का मान आ जाएगा। तो रखिए, तो x का वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 2 के गुणते x आ रहा है तो हम कर देंगे 3 माइनस 6 बराबर 0। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी के 6 के माइनस 6 बराबर 0। तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा माइनस 6 के बराबर 0। तो 3 बराबर 6 के को पक्षांतर करेंगे तो 6 के प्लस में हो जाएगा। तो 3 बटा के 6 को पक्षांतर करेंगे बटे में 6 आएगा बराबर के होगा। इस तरह से 3 के 3, 3 दूनी के 6, 1 बटे 2 आएगा। तो हम इस तरह देखते हैं कि के का मान कितना आएगा 1 बटे 2 होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल दूसरा का हमारा है ख। सवाल दूसरे का क्या बता रहा है ख। ध्यान देंगे, इसके लिए दे रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश दिया हुआ है। इसका हमसे मान पूछा गया है। तो ये वही बच्चे लगा पाएंगे, आपको तभी ये सवाल आ सकती है जब आपको tan 30 अंश का मान पता हो, और इस तरह से जब याद रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जान लीजिए भी आप कि tan जो 30 अंश का मान होता है वो होता है 1 बटे कड़ी में 3। इस तरह आपको याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। 2 गुणते tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, सबके बटे में आते हैं 1 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 बटे कड़ी में 3, सबके बटे में आते हैं तो 2, 1 का वर्ग करेंगे 1, कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो 3। आगे हम अगर बढ़ें तो 2 बटे कड़ी में 3, सबके बटे लेते हैं 3 के 3, 3 1 4, 4 बटे 3 हो जाएगा आपका 4 बटे के 3। तो अपनी भाषा में बताते हैं कि कल्टी मारता है। कल्टी मतलब अंश बटे हर ज्यों का त्यों रहेगा। 2 बटे कड़ी में 3 होगा, गुणते कर देंगे, एक कल्टी मारेगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। काट सकते हैं तो काट लेंगे, 2 के 2, 2 दूनी के 4, तो ऊपर आता है आपका 3 बटे में 2 का गुणा हम कड़ी 3 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 होगा। परमेयीकरण करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, तो ऊपर भी कड़ी 3 का गुणा करेंगे नीचे भी, तो इसका परमेयीकरण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम 3 में भी कड़ी 3 का गुणा कर रहे हैं और नीचे जो 2 कड़ी में जो 3 लिखा हुआ है इसमें भी कड़ी 3 से गुणा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर 3 कड़ी में 3 तो रह जाएगा। अगर नीचे बढ़े तो कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो 3 होगा और 3 दूनी के 6 होगा। फिर आगे अगर हम बढ़ें 3 के 3, 3 दूनी के 6, यानी आ रहा है हमारा कड़ी में 3 बटा के 2। यही आपका आंसर होगा। दूसरे के ग में बता रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें पता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसमें 2 समरूप है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल। दूसरा का जो ग है इसमें कहीं ना ABC दिया है ना PQR दिया है, इसलिए हम हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कह सकते हैं पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग हम दिखा सकते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, मतलब 169 बटे में लिख सकते हैं 225
बराबर वही है। तो पहले त्रिभुज की भुजा को आपका इच्छा करता है तो ए बी का हम वर्ग दिखा सकते हैं सुविधा के लिए, और इसको हम पी क्यू का वर्ग दिखा सकते हैं, सुविधा ही रहेगा। तो ये होता है आपका 13 का वर्ग, ये हो जाता है आपका 15 का वर्ग हो जाता है, बराबर आपका हो जाता है ए बी का वर्ग बटे के पी क्यू का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग सब कट जाएगा, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो आपको ए बी बटे के पी क्यू बराबर, चूँकि वर्गों से वर्ग सब कट गए तो कितना हुआ 13 बटा के 15, या इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे तो ए बी संबंधे पी क्यू बराबर 13 संबंधे 15। ये आपको आंसर में आएगा आपका 13 संबंधे 15। बातें हम लोग दूसरे के घ में, दूसरे के घ में जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल। सवाल देकर स्पष्ट रहा है कि ये किताब का ही सवाल है। इसको हम लोग सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसी पर सवाल लग जाएगी। बहुत ही छोटा सवाल है, नॉर्मल सा है। तो हम आते हैं दूसरे के घ पर, सीधा से बात करता है कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं। अब आते हैं समांतर माध्य दे दिया है 45.6 दिया हुआ है, और हमसे उनके भारों का योगफल पूछ रहा है, वही है। तो ये हो गया आपका भारों का योगफल, इन कुल पदों का योग। तो कह रहा है भारों का योग, वही है भारों का योग, भारों का योग पूछ रहा है। और यहाँ से हम निकालेंगे पदों की संख्या। तो कह रहा है 12 व्यक्ति हैं, यानी पदों की संख्या पर जगह क्या रहेगा 12। तो तिरे गुणा कर लेते हैं, तो भारों का योग का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा भारों का योग बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 45.6 में गुणा करने वाले हैं हम 12 का। तो देखते हैं तो 12 छक्का 72 के 2 हासिल 7, अब 12 पाँचे 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 12 चौके 48, 49 50 4 54, 0.1 स्थान पर लग जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ आपका 547.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लगा लेंगे आराम से, भारत केजी में आएगा, आप केजी अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ लगा लेंगे। आते हैं तीसरे का क। हम क्रमशः सवालों को हल करते जा रहे हैं, आप क्रमशः सीखते नोट करते जाइए, समय भी अब कम ही है, और इत्मीनान से देखिए, ना आवे तो दोबारा वीडियो देखा करिए, आपको जरूर आएगा। एकदम क्लियर हम सवालों को स्पष्ट हल कर दे रहे हैं। तो इस तरह ज़्यादा बातें नहीं, काम अधिक होना चाहिए। तो तीसरे का क सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम 10 में पढ़े हैं कि एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, हैं, इसके लिए हमारे युगलित विभाजन प्रमेयिका भी है, इसके लिए हमारा अभाज्य गुणनखंड भी है। तो इसमें शर्त लगा दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ठीक है, कर लेते हैं। 96 है और 401 है, देखते हैं। तो बच्चों ये जो कह रहा है कि 96 है, इसको काटना चाहिए हमको, ऐसे करके काट लेंगे हम, अच्छी तरह से काट लेंगे, अभाज्य का ही मतलब है, रफ कार कर लेंगे। और 404 को बता रहा है, इससे काटने के लिए कर लेंगे आसानी से हम लोग, इस काट कर ही क्लियर करेंगे। काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 त्याइन 6 और 3 एकम 3। लीजिए कट गया हमारा। आज जब 404 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी के 4, 0 उतर जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 0 उतर जाएगा, 2 एकम 2, और 101 अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 ही से कटेगी एक बार में। तब हमें लिखना पड़ेगा कि 96 बराबर 1 2 3 4 5 को तो 2 है,
तो 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणते 2 गुणते 3, 1 2 3 4 5 गुणते 3, इस तरह से। अब आते हैं हम लोग 404 की तरफ। तो 400 जो 4 है उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101, 2 गुणे 2 गुणते 101। हमें पूछा गया है इनका एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मस। तो हम तो अपनी भाषा में बच्चों को बताते हैं कि एचसीएफ एचसीएफ अगर पूछे यानी इसी को हम कहते हैं मस, यानी बड़ा से बड़ा वह फैक्टर जो कि दोनों को विभाजित कर दे। मगर हम लोग अपने भाषा में बच्चों को बताते हैं कि मस का मतलब महीन, यानी बारीकी से देखिए जो इसमें भी दिखे और इसमें भी दिखे। तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे हमको 1 ठे 2 2 ठे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे 5 गो है। तो 5 हो चाहे 10 हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें दोनों में क्या ठे है। तो नीचे वाले में 2 ठे 2 है, ऊपर वाले में 5 ठे है, तो हम 2 ठे से मतलब है। तो 2 ठे यहाँ से ले लेंगे और यही 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों में जो दिख रहा है वही लेंगे। तो 2 ठे 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 ठे 2 निकालेंगे यहाँ से, हो जाएगा 2 गुणते 2। 101 यहाँ है, यहाँ हैया नहीं है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ हैया नहीं है, तो कहीं नहीं है। तो दोनों में जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ होता है, उसी को हम बोलते हैं मसा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, ये आपका आंसर हो गया मसा। एलसीएम निकालते समय सबसे अच्छा फार्मूला है, जैसे बच्चों को बताया जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा लीजिए, नया नया लीजिए और लासा लासा करिए। मतलब ज़्यादा ज़्यादा, हमने देखा कि नीचे 2 ठे 2 है, ऊपर 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो ज़्यादा वाला लीजिए। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नया नया लासा लासा। तो 1 2 3 4 5 ज़्यादा ले लीजिए, नया नया का मतलब कि इसमें 3 है, इसमें हैया नहीं है, तो ये नया हो गया, तो हम नया वाला लेंगे, 3 हो गया। और कौन बच गया हमारे लिए, गुणते। नया कह रहा है, यह भी हमारे लिए 101 नया है, तो हम 101 को भी ले लेंगे। अब इसको लपेट के गुणा करेंगे। मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा नया नया लासा लासा, लासा लासा मतलब ए लासा गुड़ा गुड़ा, जो गुड़ा का चिन्ह उसको हम लासा बोल रहे हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 अत्याइन, तो 3 दूनी के 6 और 3 छका 18, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 3 तरीके 9, गुणते हो जाएगा 101। अब हमको 101 में अगर हम 96 का गुणा कर देते हैं तो हमारा उत्तर आपका आ जाएगा 96। इस तरह हमारा तीसरे का क कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे के ख की तरफ और बड़े इत्मीनान से आराम से लगाते चलेंगे। ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे ढंग से तैयारी करें। तीसरे के अब ख में आते हैं। तीसरे जो ख में देख रहे हैं, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तीसरे का ख है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है कि के का मान ज्ञात करना है और 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि के है x प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 है, ये आपका पहला समीकरण हुआ। और कह रहा है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 है, ये दूसरा समीकरण है। हमसे के का मान पूछा गया है, तो हम तुलना करेंगे। अगर देखिए पहले समीकरण में इसको a1 b1 इसको c1 कहेंगे, और दूसरा समीकरण है तो a2 b2 c2 कहेंगे। तो a1 हमारा हो गया के, b1 3 और c1 ये पूरा। तो कह देंगे हम लोग a1 बराबर के, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के माइनस 3। और 2 की बात करेंगे तो a2 है b2 c2, a2 मतलब 12, b2 मतलब के और c2 मतलब माइनस के। तो a2 हो गया आपका 12, b2 हो गया आपका के
और C2 हो गया माइनस के। एक बात यहाँ पर कहा गया है कि के किस मान के लिए युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जैसा कि हम पढ़े हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके लिए हम विधिवत पढ़ाया गया है 3 नियम जानना होगा आपको। एक होता है कोई हल नहीं, एक होता है पहले शुरू में होता है अद्वितीय हल, फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसके बाद कोई हल नहीं। तो हमें कहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके लिए रूल जानिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर लिख देता हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होता है? होता है A1 बटे के A2 बराबर B1 बटे के B2 बराबर C1 बटा के C2 होता है। तो A1 हमें पता है कितना है, K है। A2 पता है कितना, 12। B1 पता है कितना, 3। B2 पता है कितना, K बराबर C1 मालूम है माइनस K माइनस 3 बटे C2 पता है माइनस K। तो अभी केवल K का मान निकालना है, तो हम चाहें तो इसके भी इसको तुलना करके लगा लें, या इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम दोनों से काम कर लें। तो यहाँ से हमें K का उत्तर निकालना है, तो हम से काम कर लेंगे। कैसे? कह देंगे कि यदि ये K बटे के 12 बराबर 3 बटे के K, तो तिर्यक अगर हम गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तो K का गुणा K में करेंगे तो K स्क्वायर, अब 12 गुणा 3 में करेंगे 12 3 36, तो K बराबर हो जाएगा कड़ी में 36, तो K बराबर हो जाएगा आपका 6। तो ये आंसर हुआ आपका 6। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह बढ़ते हुए हम आ चुके हैं तीसरे के ग की तरफ। तीसरे के ग की तरफ हम आ गए, और इस सवाल को देखें, स्क्रीन पर दिखा रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ ही साथ इसका C समकोण है। मतलब हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कि C वाला 90 अंश होगा, यही आपका समकोण होगा। बाकी आप यहाँ A कर सकते हैं, यहाँ B कर सकते हैं। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हम इसे बराबर नहीं कर सकते क्योंकि एक कर्ण होता है, कर्ण इनके बराबर नहीं होता, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो आपको 2 नंबर का सवाल है, तो कह रहा है इसको कैसे लगाएंगे, सिद्ध करना है कितना बराबर इतना। थोड़ा सा इस बात को हम जानेंगे कि प्रमेय का सवाल है, हम कैसे लगाते हैं। इसका रूल होता है विधिवत, हमें सबसे पहले लिखना चाहिए दिया है। दिया है में हम क्या लिखेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर दिया है, AC बराबर BC, इतने दिया है बस। तथा एक और चीज दिया हुआ है कि कोण C बराबर 90 अंश, इतना बात है दिया है। सीधा आपको क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है दिया है किताब में कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। बच्चों यही सवाल सिद्ध करना है। तो उपपत्ति हम देख लेते हैं। अगर हम उपपत्ति करें तो हे बच्चों गौर करेंगे, उपपत्ति करते समय देखिए ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह देंगे समकोण त्रिभुज ABC में यही हमारा है कर्ण, कर्ण AC, हाँ कर्ण AB का वर्ग, कर्ण AB का वर्ग बराबर लंब मतलब BC का वर्ग धन आधार AC का वर्ग। अब AB का वर्ग, जैसा कि हमें लाना है उत्तर में AB चाहिए और AC चाहिए, इसलिए हमारा AC रहेगा, हम BC की जगह पर AC लिख देंगे। क्यों? क्योंकि BC बराबर क्या है, AC के है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर
ये पहले से ही हमारा मौजूद है AC स्क्वायर, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AC का वर्ग। और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB का वर्ग तो ठीक है, एक AC का वर्ग और एक AC का वर्ग हो जाएगा, 2 AC का वर्ग हो जाएगा। ये आपका उत्तर आया। तो इस तरह बढ़ते हैं, AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग इति सिद्धम, कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं तीसरे के घ की तरफ। अब हम आ चुके हैं तीसरे की घ की तरफ। स्क्रीन पर देखें, सवाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी, मतलब हमें एक बेलन बनाया गया है इस तरह से, इस तरह बेलन है और आधार की त्रिज्या 4 सेमी। ये जो त्रिज्या है इसकी 4 है, ये बता रहा है कि 4 है, और इसकी ऊंचाई बता रहा है 14 है। ठीक है, यानी हमको जो आर पता है वो 4 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई पता है वो 14 सेंटीमीटर का पूछा है। पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, अगर बच्चों सूत्र याद है तो गजब का सवाल है, सिंपल सा है। बेलन का हमसे वक्रपृष्ठ पूछ दिया गया था। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। बड़े इत्मीनान से आप मान को रखिए और उत्तर आपके हाथ में है। कैसे हाथ में देखेंगे? देखो 2 हो गया, पाई का मान याद होना चाहिए, 22/7 हो गया, आर का मान जैसा कि जानते हैं 4 है और एच का मान देख रहे हैं कि 14 है। तो आगे बढ़ते हुए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे? 22 गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया आपका, और 4 दूनी के 8 होगा, और फिर 8 का गुणा 44 में करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 वर्ग सेमी आएगा। इस तरह आंसर कंप्लीट हुआ। ये मेरा तीसरे का आपका मैंने घ भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं चौथे की तरफ। स्क्रीन पर देखिए बच्चों, चौथे सवाल में आ गए। कर सभी खंड कीजिए। सभी खंड का मतलब क भी करना पड़ेगा, ख भी करना पड़ेगा, ग भी करना पड़ेगा और घ भी करना पड़ेगा, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा दिया है HCF 306 657 बराबर 9, तो LCM 306 इतना ज्ञात करना है। खूब अपने फैशन में कहा है, लेकिन मेन बात हम यहाँ समझाते हैं आपको कि करना क्या चाहिए हमको। ये हमारा चौथे का क लगा रहा हूँ मैं, इसको सीधे सीधे दिया है। स्क्रीन पर देख लीजिए कि HCF ब्रैकेट में क्या 306 657, लेकिन इसका अर्थ है हुआ कि पहला व्यंजक हमें 306 है। तो यह हो गया आपका माना पहला जो व्यंजक है, इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह, XY भी दिखा सकते हैं। तो x बराबर कितना दिया है पहला व्यंजक? पहला व्यंजक हमें पता है, लिख दे रहा हूँ विधिवत है। पहला व्यंजक x बराबर हमको दिया है 306 दिया हुआ है, और हम फिर लिखने वाले हैं दूसरा व्यंजक, जिसको हम y भी कह लेते हैं। दूसरा व्यंजक का मान है 657। इस तरह से HCF मतलब HCF आपको दे दिया है 9। तो पूछ रहा है LCM, LCM हमसे पूछा जा रहा है। तो एक सूत्र होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर HCF गुणे LCM। मतलब हमारा सूत्र हमें ये याद होना चाहिए, तभी लग पाएगा। सूत्र आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सूत्र याद रखें, क्योंकि बोर्ड में हम थोड़ा जाएंगे हल करने। तो इस तरह से देखें यहाँ पे, तो कह रहा है कि सूत्र होता है पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर HCF गुणते LCM। तो x का मान हो गया हमारा 306, y का मान हो गया आपका 657, HCF हमें 9 पता है, LCM मुझे पता करना है। तो इस तरह से आएंगे 306 गुणते 657 बटे के 9 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना होगा LCM। अब हम काटें अगर तो 9 से काट दें तो
9 का गुणा करेंगे तो 9 तेरी 27 हो जाएगा, हमें 3 बचेगा, 36 होगा, 9 चौके 36। अब हमें मिल गया 34 गुणते 657 बराबर LCM। अब 34 का गुणा हम करेंगे 657 में, 22, 33 और 8। इस तरह से यह भी सवाल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं चौथे की ख की तरफ। इस तरह चौथे का क हमने पूरा कर दिया। अब आते हैं चौथे के ख की तरफ। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़े प्रेम से एक एक सवालों को मैं हल करते जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए और आशा करता हूँ ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और इत्मीनान से तैयारी करिए। हम आपसे यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा बने, आप अच्छे नंबरों से पास हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जितने भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो का लाभ उठाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छे नंबर से पास हों और हमेशा मुस्कुराएं और यही चाहिए। बढ़ते हैं। अब आते हैं चौथा ख की तरफ। स्क्रीन पर शो कर रहा है कि साइन 3a, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश है। जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। ये जो 3a दिख रहा है न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम, 90 से इसका मान कम है, ये न्यून कोण है। तो हमें a का मान आपको पता करना है कि कितना इसका a का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ प्रकाश है, कभी कभी यहाँ साइन देता है तो यहाँ काश देता है, कभी यहाँ टेन देगा तो यहाँ काट देगा, कभी यहाँ काट देगा यहाँ टेन देगा, कभी यहाँ सेक देगा कहीं यहाँ कोसेक देगा, उसका काम है। तो ये हम पहचान गए कि पूरक का सवाल है। पूरक का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमें कहीं साइन ए है, इसका नियम समझ लें एक बार। अगर कहीं हमको साइन ए है, अगर हम पूरक में जाएंगे तो साइन को बदल देंगे, यहाँ पर काश कर देते हैं और हम लोग 90 माइनस ए लिख देते हैं। या कहीं हमको अगर हमको साइन दिख रहा है कि नहीं हमको साइन बी है, हमें पूरक में जाना, तो क्या करते हैं, सब कुछ रहेगा, साइन को नाम बदल कर काश कर देते हैं और 90 माइनस जो यहाँ बी दिख रहा है इसको बी कर देते हैं। इस आधार पर हम देख रहे हैं, अगर तो हम चाहते तो हम कह सकते हैं कि साइन 3a को कैसे लिखेंगे, तो बना देंगे, साइन का क्या बन जाएगा, काश बना देंगे और 90 माइनस 3a कर देंगे। हम इस सवाल को हम इस तरह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़ी सी पेचीदा है और बच्चे कंफ्यूज खाते हैं, तो एकदम इसी क्रम में मैं बता दिया। तो आप बता सकते हैं ना कि साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 3a, बिल्कुल सही। तो हम लिखने जा रहे हैं, साइन को काश कर दे रहा हूँ, 90 माइनस क्या करूँगा 3a कर दूंगा, बराबर हो जाएगा, काश हो जाएगा, अब हो जाएगा a माइनस 26 अंश। जैसा कि हम जानते हैं कि बराबर किधर काश है, बराबर किधर काश समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा हमारा कितना a माइनस 26। तो हे बच्चों गौर करेंगे तो हमारे पास a 90 है, 90 के पास पक्षांतर करेंगे 26 को तो प्लस 26 होगा, बराबर हमें a मिला और ये माइनस उधर जाएगा तो 3a हो गया हमारे पास। तो जोड़ देंगे तो 6 और 9 2 11 बराबर 4a। तो इस तरह से 116 में 4 का भागा दे देंगे, a हो जाएगा। और तो a बराबर कितना होगा, 4 का भागा देंगे तो हमको लगता है कि 29 आएगा। क्यों कि 4 दूनी के 8 और 4 नवा 36। बच्चों आएगा आपका आंसर a का मान 29 अंश आएगा। तो इस तरह हमने इसको भी कंप्लीट किया। अब आते हैं चौथे के ग की तरफ, तुरंत आते हैं। ध्यान देंगे, सवाल को इत्मीनान से देख लीजिए, स्क्रीन इसका शॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं। अच्छे ढंग से तैयारी करिए और बहुत अच्छी सवाल है और अक्सर करके परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है, तो इसलिए इस पर विशेष फोकस करें। तो चौथा का हमने ख भी कंप्लीट किया। अब आते हैं चौथा की ग की तरफ, बहुत ही जबरदस्त ढंग से। तो हम आते हैं चौथे के ग की तरफ। सवाल जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर
पहुंचती है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो गया आपका जमीन, और इस जमीन पर यहाँ पर है आपका खिड़की, और ये खिड़की यहाँ पर है। कितना ऊंचाई पर है? 8 मीटर ऊंचाई पर है। कितना मीटर ऊंचाई पर है? 8 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ से हम सीढ़ी लगाते हैं, एकदम ऊपर तक जाते हैं, इस तरह से जाते हैं। ये हमारी हो गई सीढ़ी। इसमें लगा देते हैं डंडा, ये आपकी सीढ़ी हो गई। सीढ़ी हाँ दिया है 10 मीटर। कितना दिया है? 10 मीटर दिया हुआ है। ये 8 मीटर आपका है ही। पूछ रहा है कि ये जो दीवार है, इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है, इनके बीच की दूरी कितना है। तो जो बच्चा ठीक ठाक होगा पढ़ने में समझ ही जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण पता है और लंब दिया है, आधार पूछ रहा है। तो 10 का वर्ग 100 आया, 8 का वर्ग 64। 10 के वर्ग में 100 में से 64 घटा देंगे, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है। इसका उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर भी बच्चों को समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं। ये आपका दीवार हो गई, ये दीवार है, दीवार हो गई। तो आते हैं, ए कर देंगे, बी करेंगे, सी करेंगे। तो कह देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? वही है, देख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का और धनाधार का वर्ग। तो कर्ण ए सी का वर्ग, कर्ण ए सी का वर्ग बराबर लंब बी सी का वर्ग प्लस आधार ए बी का वर्ग। कर्ण ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। तो ए सी हमें पता है 10 का वर्ग, बी सी 8 का वर्ग। हमें ए बी निकालना था, तो चलिए अभी हम ए बी निकाल लेंगे। तो 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64, बराबर का चिन्ह है, प्लस आपका हो गया ए बी का वर्ग। तो 64 को पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 64 बराबर ए बी का वर्ग। 100 में 64 घटाएंगे 36 बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी बराबर क्या होगा? तो कड़ी में हो जाएगा 36। तो ए बी बराबर हो जाए हमारा कितना? 36 का वर्गमूल 6 मीटर आएगा। यह भी बहुत ही सकुशल और अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं चौथे के घ की तरफ। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चौथे का क ख ग हो गया, घ अब बताने वाले हैं। और घ में थोड़ा रचना है बच्चों, न रचना है तो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चौथे के घ की तरफ आ गए, और घ की तरफ आ गए तो भाई प्रकार चाहिए। तो ये आपका प्रकार हो गया। तो प्रकार में दिखा रहा है कि 5.8 सेमी का रेखाखंड खींचिए। तो आपके पास इंची होगी, आप अपने से करिएगा, हम यहाँ से मदद दे रहे हैं। हमें करना होगा इस तरह से। ये रेखा हमारी हो गई ए और बी, रेखाखंड हो गया। इसका लंबाई है 5.8 सेमी। अब इसको कह रहा है कि 4 संबंधे 3 के अनुपात में, 4 संबंधे 3 के अनुपात में बांट देना है। याद रहे कि एक संबंधे 1 कहता तो मान लेते हैं आधा आधा हो जाता, मगर पहले वाला भाग 4 बाद में 3, मतलब पहले वाला भाग बड़ा होना चाहिए थोड़ा, और दूसरा वाला भाग थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो इस तरह में इसे कैसे बांटें और मापों को भी लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने इंची के सहारे आप 5.8 सेमी का रेखाखंड की दीजिए। फिर यहाँ से ए से न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण होता है, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच दीजिए। इसको आप यक्ष भी कह सकते हैं। ए आपका यक्ष बन गया। जितने का अनुपात दे उन अनुपातों को जोड़ दिया जाता है। तो इन अनुपातों को जोड़िए। तो 4 संबंधी 3 का मतलब 4 में 3 जोड़ दीजिए, नियम बता रहा हूँ, तो 7 होगा। तो अनुपातों को जोड़ दिया जाता है, और जो 7 आ गया तो इसी को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। ये मेरा रोल है, ये मेरा प्रकार है। 7 बराबर भाग में बांटना है। देखते हैं, तो बढ़ जाना चाहिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग,
5 भाग, 6 भाग और आपका 7 भाग, 7 भाग बट गया। बस नाम दे सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब डाट के द्वारा A7 को और B को मिलाएंगे इंची की सहायता से, अपने स्केल की सहायता से मिला देंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं इसका इस तरह मिला दिया, डाट से मिला देंगे। क्योंकि 4 संबंधे 3 है तो यहाँ पर 4 कौन है, यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को यहाँ से इस तरह खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे कि इसके समांतर हो, मगर अंदाजी तो खींच नहीं सकते। तो 4 पर इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे। न आता हो सिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रकार अपना तैयार करेंगे और A7 पर लगाएंगे। A7 पर जब हम प्रकार लगाएंगे इस तरह से एक चाप काटेंगे, वही चाप उठाकर हम A4 से काटेंगे, क्योंकि 4 संबंधे 3 कह रहा था, तो 4 संबंधे 3, तो हम यहाँ से लगा देंगे चाप। सेम वही चाप था। अगर 4 संबंधे कह देता, अगर 3 संबंधे 2 कहता तो हम 3 से लगाते, 1 संबंधे 2 कहेगा तो 1 से लगाएंगे, यही ध्यान देना होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अब आते हैं हम लोग 4 से। तो हमने देखा आपने कि यहाँ से मैंने चाप लगाया, फिर 4 से चाप लगाया। अब नापेंगे ये कितना बड़ा कोण है, ये वाला। तो ये नाप लेते हैं कितना बड़ा, जितना बड़ा ये कोण है वही हम यहाँ से लगा देंगे। और जब ये काटेगा, यहाँ पे मान लेते हैं P पर काट दिया, मान लेते हैं, तो इस P वाले को और A4 को डाट के द्वारा मिलाएंगे। तो जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगी। तो जहाँ पर काटेगा वो मान लेते हैं C हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि AC का भाग बड़ा है और BC वाला भाग छोटा है। यही हमारा, यही हम कह सकते हैं, यही AC संबंधे मेरा जो BC है वो आ जाएगा 4 संबंधे 3। और कह रहा है नाप कर बताइए, तो कह दीजिएगा नापने पर AC की लंबाई, AC बराबर जितना भी आपका आएगा सेंटीमीटर में, इंची से नाप लीजिएगा। और फिर BC पूछ रहा है कितना होगा, तो BC बराबर फिर नाप लीजिएगा, जितना भी आपका आएगा अपना लिख दीजिएगा सेंटीमीटर में। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें लिख दीजिएगा। इतना नॉर्मल सा सवाल था, अभी हमारा भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम थोड़ी बड़ी सवालों की ओर। 5वां से सवालें, अब 4 नंबर की आती हैं सवालें, और बहुत ही दमदार सवालें हैं, मज़ा आएगा लगाने में इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क। स्क्रीन पर जैसा कि शो कर रहा है क्वेश्चन, कि 2 संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये कह रहा है 5वां का क, 5वां का क कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 27 है। जब भी सवाल में अगर योग कहे कि इतना है, तो एक के मान करके अब दूसरी संख्या के लिए उसके योग में से वो संख्या घटा दी जाती है। इसे कहेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे। योग 27 दिया है तो 27 में से x को हम घटा लेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। मतलब पहला में दूसरे गुणा कर दें, मतलब यक्स गुणते अगर कर दें 27 माइनस यक्स तो बराबर होगा 182। अब इस सवाल को हमें आगे हल करते जाना होगा। यक्स गुणा 27 में करेंगे 27 यक्स गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर। 27 को बराबर क्या है 182 है। अब हम ये समझाने के लिए बताएंगे बच्चों को कि माइनस में पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर देखा जाए, और इस तरह से भी समझ सकते हैं सरल तरीका से, कि हमारे पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है और है हमारे पास 27 एक्स है। पक्षांतर कर देते हैं
182 को बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होना चाहिए आगे, लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए हम धन बनाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। हम कह देंगे कि दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, तो कह दिया काफ़ी है। तो जो माइनस से प्लस बन जाएगा, जो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ऋण 1 से गुणा इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, माइनस है तो प्लस होगा 182 बराबर 0। जैसा कि इस टाइप का हम गुणनखंड काफ़ी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। इस टाइप गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका नियम होता है 182 के 2 भाग करिए। तो 182 का अगर हम लोग 2 भाग करें रफ काम में तो कितना कितना होता है, तो आप जैसा कि जानते हो 13 गुणे 14 कर देंगे तो 13 चौके 52 और 13 कम 13 5 18, यानी 13 गुणे हमारा 14 हो जाएगा। गुणनखंड बताता तो मैं बताता कि एक क्रम होता है, लेकिन यहाँ पर हम अंशाल हल कर रहे हैं इसलिए मेन बात बता रहे हैं। तो 13 गुणे 14 जोड़ने पर 27 चाहिए, तो 13 और 14 कितना होगा 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़े आ गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। तो जोड़ा बना लेंगे सबका, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन होगा, तो x माइनस 13 बराबर 0। एक ही चीज़ 2 बार आ गया, कॉमन कर लेंगे, x माइनस 13 को बाहर कर लेंगे तो x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। यदि लेंगे इसको x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना 13। अतः हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर क्या माने x माने 13। और हमसे पूछा गया फिर दूसरी संख्या के लिए 27 माइनस x है, मतलब 27 में से अगर हम 13 घटा लें तो हमें 14 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख। इस सवाल में से साफ साफ कहा गया है, बढ़िया सवाल, बहुत अच्छी सवाल है और ये बहुत बढ़िया सवाल है। कुल मिलाकर इसको आगे बताते हैं हम किसको। बहुत अच्छी सवाल है। 5 का ख कि उस रेखा पर दो जो अक्षों पर ए और बी अंतःखंड कुल मिला करके एक रेखा है, अक्षों पर एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटती है, और उस रेखा पर मूल बिंदु से लंब भी डाल दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि लंब की जो लंबाई हो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। मेन मतलब चित्र में ही सब कुछ निहित है। बढ़ते हैं आगे। इसका सवाल जब लगाएंगे तो थोड़ा समझाते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि ये आपका एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये वाला क्या है, वाई अक्ष। इस चित्र पर ही आधारित सवाल है। कोई रेखा जा रही है और जब ये रेखा जा रही है तो एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक काट दे रही है, तो इसका मान a है, और इस पर काट रही है तो इसका मान क्या है, b है। ये मूल बिंदु होता है, इसका निशान 0 0 होता है। मान लेते हैं रेखा का नाम a है, ये आपका b है। एक रेखा है जो जा रही है, तो एक्स अक्ष पर a अंतःखंड, b पर y काट रही है। इस रेखा पर कह रहा है इस मूल बिंदु से अगर लंब डाल दिया जाए, ये जो लंब डालते हैं, लंब को हम P से दिखाते हैं। मान लो O हो गया है तो मान लेते हैं B है, या C है या D है कह सकते हैं, तो मान लिया OD है। तो ये हमारा लंब है। सिद्ध करना है कि जो लंब की लंबाई है इसका होगा आपका 1/p² बराबर 1/ आपको a² लाना है, धन 1/b² लाना है, चाहे जैसे भी लाइए मगर लाइए। तो इसे लगाया कैसे जाता है इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि x अक्ष पर a अंतःखंड और y अक्ष पर b अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण बराबर होता है x/a और धन y/b बराबर 1 होता है। तो हम यही कहने जा रहे हैं
कि अक्षों पर अंतः खंड काटने वाली रेखा का जो समीकरण होता है x बटे प्लस y बटे b बराबर 1 होता है। अगर x अक्ष पर a और y पर b काटे तो सूत्र होता है इसका। अब इसका लसाअ लेते हैं, a और b बनेगा, a से कटेगा b बचेगा, b का गुणा x में कर देंगे तो bx प्लस b से b कटेगा तो a बचेगा, a का गुणा x में करिए, a y में करिए तो a y हो जाएगा बराबर कितना हुआ 1। तेरे का अगर हम लोग गुणा कर लें हो जाएगा bx प्लस ए वाई बराबर कितना ए बी को पक्षांतर कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर कितना 0। ये समीकरण बन गया और इस समीकरण पर इसी मूल बिंदु से लंब डाला गया है। ये जो मेरी रेखा गई है इसी का समीकरण क्या है ये बता रहा है। इसका समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0 है। अब ये लंब डाला है तो अगर मूल बिंदु से अगर हम लंब डालते हैं इस रेखा पर तो इसका सूत्र होता है कि मूल बिंदु से ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर ये फार्मूला है कि मूल बिंदु से ए एक्स बी वाई धन सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की जो माप होती है, लंब की माप p बराबर होता है अचर पद ये आपका c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस उत्तर के हम करीब में हैं तो p बराबर होता है c बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p तो हमारा ठीक है, c माने अचर पद यहाँ पर है, यहाँ अचर किसका तुलना करेंगे c की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस ए बी लिखेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अंडर रूट कहता ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का मतलब ए एक्स का गुणांक, बी का मतलब वाई का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या है बी है तो हम बी का वर्ग लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे ए का वर्ग लिख देंगे। अब हम ऐसा क्या करेंगे कि कड़ी हट जाए तो कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कह देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी का वर्ग बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यह है, ये पूरे का वर्ग हम कर देंगे, ये पूरे का वर्ग कर देंगे तो पूरे का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर स्क्वायर देंगे एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस बन जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में हर रूट हटेगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बटे एक माना जाता है तो कल्टी मारेंगे क्योंकि उत्तर हमें लाना है एक बटे पी लाना है तो कल्टी करेंगे यहाँ से तो ये लिखेंगे अथवा कल्टी करेगा तो एक बटे आपका हो गया एक बटे पी स्क्वायर बराबर, तो इस तरह से इसको उलट देंगे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नीचे उतर जाएगा आपका एक बटे पी स्क्वायर बराबर। अब बंटवारा करेंगे बी के बटे पूरा लिखेंगे तो बी स्क्वायर के बटे में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस अब ए स्क्वायर के बटे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा आ चुका है उत्तर आपका, देखें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो एक बटे में ए स्क्वायर बचेगा और ए से कटेगा तो एक बटा के बी स्क्वायर बचेगा। यही आपको लाना था, एक बार रिपीट कर लेंगे काम बन जाएगा। इस तरह हम बढ़ते हैं अब पांचवा की ग की तरफ।
बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करिए। क्वेश्चन आपके सामने हल हो रहा है, इत्मीनान से देखते जाइए, अस्थाई करके देखते जाइए, जरूर समझ में आएगा। अस्थाई बता रहे हैं, बहुत कठिन भी नहीं है, सब नॉर्मल सब है। 5 का ग कर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, यानी ये कहने का इसके तात्पर्य है कि कोई शंकु होगा इस तरह से, कोई भी हो सकता है इस तरह से, इस तरह से ऊंचाई h होती है और आधार त्रिज्या तो r होती है, जानते ही है। कर इसके परिधि मतलब ये जो परिधि है यहाँ से ऐसे जो बता रहा हूँ मैं, इसका कहता है इसका मान करा 24 पाई है, लेकिन हम सूत्र जानते हैं कि इसका सूत्र होता है 2 पाई r होता है। तो वही दिया है शंकु के आधार की परिधि, कह रहा है कि शंकु के आधार की परिधि जो दिया हुआ है किताब में 24 पाई है, लेकिन हम सूत्र जानते हैं 2 पाई r बराबर हो गया आपका 24 पाई। तो पाई से पाई कट जाई तो 2r बराबर 24 लिखाई, तो r बराबर 24 बटा के 2 काटेंगे तो आएगा आपका 12। तब r आपको मिल गया। और किताब में दिया है ऊंचाई दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h का मान आपको 5 सेमी दिया है और h बराबर जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन का सूत्र याद रहेगा तो बच्चा लगा लेगा, सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं लगा पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 ठीक है, पाई का मान 22/7 भी ठीक है, r स्क्वायर जैसा कि r का मान 12 आया हुआ है तो 12 कवर कर देंगे, h का मान आपका 5 है। और अगर हम आगे बढ़ें तो 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर देते हैं, 12 गुणे 12 गुणते 5 तो है यह है। आगे बढ़ते हैं तो 3 चौके 12 कर देंगे। अब हमारे पास आ गया आपका 22 गुणते हो गया। अब हमारे पास हो गया 12 गुणते, 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा। सबके बटे में हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास क्या बनता है कि हम 12 का गुणा 22 में कर देंगे तो 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। इसके बाद फिर गुणते हमारे पास अभी बच रहा है 20, सबके बटे में अभी हमारे पास है 7, तो हम 20 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4, 1 5, ये 0 बढ़ जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 7। अब हम 7 के इसमें भागा दे लेंगे, ये हमारा घन सेमी आएगा। और भागा दे लेते हैं, 5 2 8 0 है, 7 का भागा 7 7 49 होगा। इसके बाद 12 में से 9 जाए 3 कट जाएगा, 8 बचेगा, 7 5 35 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, बचेगा कट जाएगा, आपका हो जाएगा आपका 0, 7 चौके 28 होगा। इस तरह से 2 आएगा, दशमलव बढ़ेगा, 7 दूनी के 14 होगा, 6 आएगा, 7 8 56 होगा। इसके बाद 7 4 होगा, 7 5 35 होगा। तो दशमलव के 1 2 तीसरे स्थान पर अगर 5 या 5 से बड़ी गिनती हो तो उसको हटा करके एक गिनती बढ़ा लेते हैं, तो जो 8 है वो बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 9, यानी जाएगा आपका 7 5 4 दशमलव 2 और 9। ये आपका घन सेमी आंसर आएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हमारा सेट है इसमें का जो आंसर है थोड़ा मिस प्रिंट है, तो मिस प्रिंट से हमें नहीं डरना चाहिए। 240 आंसर दिया लेकिन वो मिस प्रिंट है, उत्तर आएगा कितना 754.29 आना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब आते हैं हम लोग 5 के घ की तरफ, जो जबरदस्त सवाल है। 5 का ग, 5 का घ आ गए हम। 5 का घ एकदम खतरनाक सवाल है, कैसे लगेगा इस पर हम बात करेंगे। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाती है।
मतलब एक लड़का है काफ़ी खर्चीला है, रोजू के पैसा मिलत और रोजू खर्चा करेला। तो माध्य जेब भत्ता 18 है, मतलब लगभग वो 18 रुपया रोजे खर्चा कर दे रहा है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान बताना है। तो ये बता रहा है कि दैनिक जेब भत्ता, ये बता रहा है कि दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता हो गया। दैनिक जेब भत्ता ये रुपया में है, कितना कितना कमा रहा है, 11 रुपया से लेकर के 13 रुपया, 11 से लेकर के 13 रुपया, फिर 13 से 15 रुपया, 15 से 17, 17 से 17 दो 19, 19 19 दो 21, 21 दो 23 और 23 दो 25 हो गया आपका। इस तरह हमें दिया हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भागा देंगे। तो 11 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, 24 में 2 का भागा देंगे तो 12 आएगा। इस तरह से हम 25 में 13 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में 2 का भागा देंगे तो 14 आएगा। इस तरह से हम बढ़ें अगर तो इसको जोड़ के 2 का भागा देंगे तो 16 आएगा। इस तरह से इन दोनों को जोड़ कर भागा देंगे तो 18, 18 ये 20 आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 22, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24। अब रह गई बात, ये हम लगा रहे हैं इसे विचलन विधि से लगा रहे हैं। तो मध्यमान हो गया, मध्यमान में ही माना जाता है कल्पित माध्य, न सबसे छोटा मानना चाहिए न सबसे बड़ा मानना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, लगभग बिच्चे का मान लीजिए। तो 1 2 3 4 है, ये मान रहे हैं, इसी को मान दे रहे हैं कल्पित माध्य, ए मान दे रहे हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग विचलन, विचलन लिखा रहता है। विचलन का मतलब होता है डी x माइनस ए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम x में से ए को घटाएंगे, ये सभी x हैं, सब में ए घटाएंगे, ए माने जिसको माने 18 है, हम 12 में से भी 18 ही घटाएंगे। इस तरह से हम 14 में से हम 18 ही घटाएंगे, इस तरह 16 में से भी हम 18 ही घटाएंगे, और 18 में से भी हम 18 ही घटाएंगे, और 20 में से हम 18 ही घटाएंगे, और हम 22 में से 18 ही घटाएंगे, और हम 24 में से भी 18 ही घटाएंगे। ये नियम है। तो 18 में से 6 घटेगा तो -6 बचेगा, 18 में से 14 घटेगा तो -4 बचेगा, 18 में से 6 घटाएंगे 16 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4, और 24 में 18 घटाएंगे तो 6। अब आती है बात, करते हैं हम लोग डी के बाद हम निकालते हैं यू। यू का मतलब होता है डी बटे के एच। यहाँ एच क्या है, यहाँ माना एच बराबर क्या है, एच का मतलब जितने का अंतर चलता है, 11 2 13 2 15 2 17, 2 2 का अंतर है, एच का मान आपका 2 हो जाता है। और डी का मतलब जो हमें ये सब डी निकाले हैं, -6 -4 -2 सब डी है। तो यहाँ से यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऋण 6 में हम 2 का भागा देंगे जो एच का मान है, हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर ऋण 4 में हम 2 का भागा देंगे तो -2 हो जाएगा। ऋण 2 में 2 का भागा देंगे तो -1 होगा। 0 में हम 2 का भागा देंगे तो 0 होगा। 2 में 2 का भागा देंगे तो 1 होगा। 4 में 2 का भागा देंगे तो 2 होगा, और 6 में 2 का भागा देंगे तो 3 होगा। जब हमें u मिल जाएगा तो हम निकालते हैं f गुणते u। f यहाँ f नहीं है क्या, चलिए f भी लिख लेते हैं, किताब से f मिलेगा हमको। किताब में f दिया है 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, f है, 5 है और 4 है। अब हम लिखेंगे f गुणते u।
तो u मुझे यहाँ मिला है, f दरिया है पास में है, 7 तरीके 21 होगा, 6 दूनी के 12 होगा, 9 एकम -9 होगा, 13 सोना 0 होगा, आपका f होगा, 5 दूनी के 10 होगा और 4 3 12 होगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो समांतर माध्य में जोड़ को सिग्मा से दिखाया था, सिग्मा बोलते हैं इसको एफ यू। तो ठीक है, तो रीड रीड में जोड़ दीजिए, 21 12 और 9 जोड़ देते हैं, तो 9 2 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1 1 3 2 1 3 3 1 4, माइनस में रहेगा प्लस, धन वाला जोड़ देते हैं, 10 12 22 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर 42 में 22 घटा देंगे तो माइनस केवल 20 आएगा, बस 2 में से 2 जाएगा, जो ठीक है। और यहाँ हमें चाहिए अब एफ का योग, सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं। इसको जोड़ते समय हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि सिग्मा एफ निकालना होगा, तो एफ प्लस हो जाएगा, अलग से अक्षर अलग कर देंगे, गिनती जोड़ेंगे गिनती, तो 5 4 9 9 9 18 18 10 28 29 30 31 31 6 31 6 37 37 और 3 40 4 44, ये आपका 44,000 है। तो सूत्र है हमारा, सूत्र है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ कोष्टक बंद गुणते एच। तो इसका मान 18 बराबर हो गया 18, इसका मान हमें मिला है कोष्टक में एफ माइनस 20 गुणते एच का मान ऊपर 2 बताया गया है, नीचे एफ का मान क्या है एफ प्लस 44। तो हम देख रहे हैं कि इससे कट जाएगा आपका, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का गुणा एफ में करेंगे तो 2f माइनस 40 सबके बटे में हो गया एफ प्लस 44, तिरे का अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 2f माइनस 40 बराबर, और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होगा, यानी हमारा 2f बराबर क्या होगा, तो 40 होगा, तो 2 का भागा 40 में देंगे तो 20 हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 40 बटा के 2, यानी यह उत्तर आने वाला है हमारा है 20 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको घ तक लगाना है, मतलब 4 सवाल दिया हुआ है। तो 6 में जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क पूछ रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं बताइए। बहुत ईजी है, क्रमागत धनात्मक सम कह रहा है, तो इसमें हम लगाते हैं इसको कैसे है, छठवां का क, सम के लिए सूत्र जानना चाहिए, विषम के लिए भी जानना चाहिए और क्रमागत के लिए 3 तरह के फार्मूले होते हैं, जानना चाहिए। तो इस पर हमें सम का दिया हुआ है, तो कह देंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक, जैसे कहे वैसे ही लगाइए, माना पहला क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक हमने मान लिया कि वह 2x है, और दूसरा अगर मानना हो तो नियम के आधार पर 2x प्लस 2 होता है, और माना 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, ऐसे चलता है। प्रश्नानुसार अगर देखा जाए, प्रश्नानुसार तो दोनों के वर्गों का योग 244 है, मतलब पहले को जोड़ दीजिए, मतलब 2x कवर कर दीजिए, फिर ये है जो 2x प्लस 2 कवर कर दीजिए, तो आएगा 244, कितना दिया 244। हल करेंगे हम लोग, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर प्लस
ए धन बी का होल स्क्वायर पर जाएगा तो पहले पद का वर्ग तो मतलब हमारा 4x² हो जाएगा, धन दूसरे पद का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 गुना पहला गुणे दूसरा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8x होगा माइनस पक्षांतर कर देते हैं इसको, 244 बराबर इधर 0 हो जाएगा। तो 4x² 4x², 8x² होगा, प्लस 8x होगा, माइनस 244 में से 4 घटा देंगे तो 240 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। सब में हमको 8 कॉमन दिख रहा है, अगर हम 8 कॉमन ले लें तो x² प्लस x माइनस 8 3 के 24 30 आएगा, बराबर 0। तो बच्चों x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि 8 का भागा अगर हम 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 30 का 2 भाग करेंगे तो 6 गुणते 5 बराबर 30 होगा, घटाने पर 1 चाहिए तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा। इसका गुणनखंड क्या बनेगा? इसका गुणनखंड बनेगा x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे दोनों का, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 और माइनस अगर 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 बराबर 0। एक ही चीज़ 2 बार आ गया है तो x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0। जानबूझकर हम यदि प्लस वाला लेंगे क्योंकि प्लस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो छोड़ देंगे क्योंकि हमें कहा गया है धनात्मक, इसलिए इसे जानबूझ के लेंगे। इसको कह देंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर धन 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, जो अमान्य है, जो अमान्य है। अब इसकी बारी आती है 5 की, तो कह देंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो कह देंगे अतः हमारी पहली संख्या क्या हो गई? पहली सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत धन सम संख्या, धन सम संख्या जो हो जाएगी क्या माने हैं? पहली 2x मतलब 2 गुणते x का मान 5 आया है तो 5 दूनी के 10 आएगी, और हमसे फिर दूसरी पूछा गया है तो दूसरी कितना आएगी? दूसरी माने 2x प्लस 2 तो 2 गुणते 5 धन 2 बराबर, तो 5 दूनी के 10 और 10 दू 12। इस तरह से हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ। छठवां की ख की तरफ बढ़ेंगे अगर हम लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया है कि एक चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश है। जैसे कि हम पढ़े हैं, बता दें एक बार परिचय के लिए बता दें सभी बच्चों को। ये देखिए वृत्त है और ये बीच में होता है हमारा केंद्र, और अगर इस पूरे वृत्त का मान मान लीजिए कि हमें 100 है, अगर इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये एक भाग चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, सब चतुर्थांश बन जाता है। तो कितना आएगा? तो 100 में 4 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। यानी हमें चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 का भागा देते थे। और मज़े की बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसी पाई आर स्क्वायर में अगर हम 4 का भागा दे दें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन जाता है। इसी पर एक सवाल है, चतुर्थांश का कैसे परिचय देख लेते हैं। इसी डिजाइन की चतुर्थांश बनती है, ये आपका चतुर्थांश का चित्र है, ऐसे यही है आपका। अब कैसे बना रहा है देखें किताब में। किताब में कह रहा है कि एक चतुर्थांश है, इसकी जो त्रिज्या है दिया है, साफ साफ दिया है 3.5 सेंटीमीटर है। इस तरह इसकी बनावट है। किताब में जैसा स्क्रीन पर जैसा कि शो कर रहा है, तो वहां से देखें आप, कह रहा है कि BAC है, इस तरह से। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि अभी आप खुद बता सकते हैं, ये अगर मेरा चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, इसका मान मान लीजिए कि हमने कहा 500 है। ऐसे तो हेमनिया छोटा सा हम त्रिभुज बना दिए, है त्रिभुजवा का मान खाली 100 है, तो हेकर मान कितना होगा बता सकते हैं? भाई पूरा वाला तो 500 है,
हाई वाला खाली 100 है, तो हाई कितना होगा, तो हम 500 में से 100 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा 400 आ जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पूरा पहले निकाल लीजिए। तो हमें पता है, तो क्या करेंगे, हम पहले चतुर्थांश क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कह देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, कह देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटा के 4 कर देंगे। तो वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बटे में कर देंगे 4, तो पाई का मान होता है 22 बटे के 7, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 गुणते 3.5, सबके बटे में भेज देंगे 4। तो देखो 7 5 35.5 आ गया। हमारे पास बचा है 22 गुणते 5 5 25 और 5 3 15, 15 और 2 17, 1 अंक पर 1 अंक पर 2 अंक पर आ गया। सबके बटे में क्या हुआ 4, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22 होता है। तो अब 11 का गुणा कर देंगे इतना में, तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 7 77, 78 79 80 81 82, 82 के 2 हासिल 8, 11 कम 11 8 19, दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 2 अंक पर, ये यहाँ पे लग जाएगा। सबके बटे में क्या है 2 है। और आगे हम लोग बढ़ें तो 2 9 18, एक बचा हमको मिला अभी 12 हुआ, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 9.625 आया है खाली चतुर्थांश का। अब इसमें से कह रहा है कि एक छोटा से ऐसे करके त्रिभुज बना दिया गया, इसको डी कहा गया है, सवाल में डी कहा गया है। इसकी ऊंचाई दिया है 2 सेमी, इसकी ऊंचाई दिया है 2 सेमी दिया हुआ है। तो अब इसका कह रहा है कि ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अब ये त्रिभुजवा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर हाई जो निकाले हैं पूरा यही में से त्रिभुज घटा देंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले त्रिभुज बी ओ करिया है, बी ओ डी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे हम लोग 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 3.5 गुणते 2 है, तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो 3.5 बचेगा। और हमें खाली छायांकित चाहिए, छायांकित चाहिए, तो बस इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो कह देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर घटा दीजिए 9.625 में से 3.5 घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे, 5 पाँचों 5 उतर जाएगा, 2 2 उतर जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 1, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 6। ये आपका वर्ग सेमी आएगा, 6.125 वर्ग सेमी आपका उत्तर आएगा। 6 का सवाल थोड़ा देखेंगे स्क्रीन पे, बढ़िया से दिखाई दे रही है आपको। कह रहा है कि 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है, अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं संगत भुजा के 7/5 गुनी हो। इसी कहने का तात्पर्य ये है, पहले हम थोड़ा सा रफ कर बता देते हैं कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कह रहा है कि इस तरह से है, मान लेते हैं ए है, मान लेते हैं बी है, मान लेते हैं सी है, तो मान लेते हैं 5 है, 6 है, मान लेते हैं 7 है। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए कि इसके संगत भुजा का 7/5 गुना बने, मतलब इससे बड़ा बनेगा। 7/5 गुना का मतलब कि इसका मान अगर 7/5 का मतलब कि इतना गुना अगर प्रत्येक भुजा का रहेगा तो ये त्रिभुज दूसरा जो बनाएंगे इससे बड़ा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, दिए गए माप का त्रिभुज बनाना है, फिर क्या करना चाहिए
इस बी से न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचना चाहिए। जो बड़ी गिनती हो, अगर 7 बड़ी गिनती हो तो 7 बराबर भागों में 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग करना चाहिए और देखना है कि बड़ा बनेगा, क्योंकि हम अगर 7 में अगर हम 5 का भागा देंगे तो हमारा मान 1 से ज़्यादा आएगा। जब 1 से ज़्यादा आता हो भागा देने पर तो जान लीजिए बड़ा बनेगा। अगर उलट जाता, अगर 5/7 हो जाता तब तो हम 7 पे 5 का भागा देंगे तो उसका मान 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, तो त्रिभुज छोटा बनेगा। यानी अगर भिन्न का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा तो त्रिभुज बड़ा बनता है, छोटा होगा तो छोटा बनता है। अब इसको हाँ, तो मैंने क्या बताया कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे। तो अब हम 5 वाले को मिलाएंगे, जो 5 वाला है इसको डॉट डॉट से सी से मिला देंगे। इस तरह से इसको अब लास्ट वाले को इसके समांतर खींच देंगे, इसको बढ़ाए रहेंगे, फिर इस तरह से कर देंगे, बन जाएगा। तो विधवा सिखाते हैं, गौर करिएगा। सबसे पहले अपने इंची के सहारे से आप BC बराबर 5 सेमी खींचेंगे। कितना खींचेंगे? BC बराबर 5 सेमी खींचेंगे। BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका 5। कर लेंगे। करने के बाद देखेंगे हम बिंदु B को केंद्र मानिए और 7 सेमी का त्रिज्या बनाइए, चाप बनाइए। बिंदु B को केंद्र मानेंगे और 7 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर का, और यहाँ से इस तरह से हम काट देंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो एक बार और छोटा करते हैं, ध्यान से छोटा से यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहले हम BC खींचेंगे और BC का मान यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। 7 सेमी कह रहा है, 20 से 7 लगाना है तो हम 7 सेमी का एक चाप बनाएंगे और यहाँ से काटेंगे। फिर C से 6 सेमी कह रहा है तो हम C से 6 सेमी का चाप बनाएंगे और हम C से काटेंगे। जो काटा जाएगा वो हमारा A होगा और A को B से और A को C से जब मिला देंगे इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि न्यून कोण बनाती हुई B से एक रेखा खींचना है। न्यून कोण बनाती हुई इस तरह से किरण जाएगी, इस तरह से जो भी होगी। इसको 7 बराबर भाग में बांटना है। एक क्यों बांटना है 7 बराबर भागों में? क्योंकि हमें दिया है कि 7/5 गुने, तो बड़ी वाला बांटना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 भागे बांट देंगे। अगर और क्लियर नहीं होता है तो एकदम बढ़िया से दोबारा बता देते हैं, समझिएगा मन लगा करके, ध्यान देते हैं इसको। सबसे पहला काम BC बराबर 5 सेमी खींचना है। 5 सेमी जब हो जाए तो बिंदु B से 7 सेमी का चाप काटिए और C से 6 सेमी का चाप काटिए। बना लीजिएगा चाप 6 सेमी का, इस तरह से। जो काटेगा वो आपका A हो जाएगा। A को B से मिला देना है, A को C से मिला देना है, ये काम कर लेना है। फिर B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, AX AY। फिर 7 बराबर भाग बनाना है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग और 7 भाग। अगर ये B है तो इसको हम कहेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। 7/5 है तो 5 वाले को हम C से मिला देंगे, डॉट द्वारा मिलाएंगे इस तरह से। फिर जितना बड़ा यहाँ कोण बना है उतने कोण हम 7 से बनाएंगे, कोण के बराबर कोण बनाएंगे और इसको हम इंची के द्वारा थोड़ा बढ़ा देंगे। इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो A को भी आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अब देखते हैं कोण के बराबर कोण बनाएंगे, कैसे बनाते हैं सीखेंगे। सबसे पहले प्रकार ले लीजिए और B5 वाले कहीं से इस तरह से चाप लगाइए। वही चाप उठा के B7 के पास से लगाएंगे इस तरह से।
देखा करिए और बनाया करिए अच्छे ढंग से। फिर इसके बाद हम नापेंगे कितना बड़ा कोण है। ये जितना बड़ा ये कोण है उतने बड़ा यहाँ से लगाना होता है। अगर हम लगा दिए यहाँ पे तो इसको हम मिला देंगे डॉट के द्वारा, इस तरह से। जब इस तरह से यहाँ आ जाएगा हमारा, सीधे कर लेंगे इसको। तो अगर ये सी है, इसका मान सी है, तो इसका नाम भी होगा सी डैश होगा। इस तरह से जितना कोण ये बना है उतने कोण बनाते हुए रेखा जाएगी इस तरह से। जो काम हम यहाँ किए वही काम यहाँ करने जा रहे हैं, गौर करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग कोण बनाते हैं, उसी प्रकार से सी से भी वही हाल यहाँ करेंगे। फिर नापेंगे कितना बड़ा ये बन गया है। जितना बड़ा ये बना है वही यहाँ कटान बिंदु को काट लेंगे। जब ये काट लेंगे तो इसको फिर डॉट द्वारा हम लोग मिला लेंगे। फुल लाइन से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ए है तो ए आपका ए डैश है, ए डैश हो गया, बी हो गया और सी डैश हो गया। यही हमारा ए बी सी त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन, ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश। यही हमें करना था। कह रहा है कि छठवें में कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का माध्यिका ज्ञात करिए। ये देखिए बच्चों, ये जो सवाल है माध्यिका हरदम हर सेट में आ रही है, इसलिए इसको इत्मीनान से सीख के एकदम फिट रहिए। हरदम आएगी, जब जब पेपर देंगे तब तब आएगी। आपके बेरी आ रही है, फिर आएगी, बार बार आएगी। इसको सीखते हैं कैसे लगाना है। इसमें दिया है छठवां का घ कह रहा है, छठवां का घ हमसे लगवाया जा रहा है। दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इस तरह से। फिर दिया है बारंबारता, बारंबारता वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50। बस इतना ही दिया है हमें, इतना हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें बारंबारता दिया है 6 9 12, 6 9 12, 8 और 15। हमें चूंकि माध्यिका निकालना है तो माध्यिका में चलता है संचयी बारंबारता। एक होती है बारंबारता, ये क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, बहुत आसान तरीका है। कैसे निकालते हैं देखेंगे। सबसे पहले इस बारंबारता जो 6 है उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर अब 9 को यहाँ लिखते हैं। अब इस 9 में 6 जोड़ देते हैं तो 9 6 15 हो जाता है। अब फिर अब 12 की बारी आई तो हम 12 लिख देते हैं, फिर इस 15 को यहाँ बुला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके बाद अभी हम 8 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 27 को दोबारा बुला लेते हैं तो 27 में 12 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 27 3 30, 5 35 हो जाएगा। इसके बाद हम 15 को लिख लेंगे और इसके बाद हम 35 को लिख लेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो ये 50 है, ये हमारा यन का मान है। यन का मान कितना है, यन का मान बता दिया कि 50 है। यन का मान कितना है, 50 है। और हमें चाहिए माध्यक वर्ग। इसका नियम होता है कि माध्यक वर्ग n/2 को हम कहते हैं। n/2 बराबर, तो n का मान तो 50 है, बटा के 2 बराबर कितना होगा, 25 होगा। माध्यक वर्ग निकाला तो हमने देखा 25 है, तो 25 हम ऊपर देखते हैं। 25 जो है 6 के पेट में नहीं आएगा, 25 जो है 5 के पेट में नहीं आएगा, 15 के पेट में नहीं आएगा, 25 27 में आ जाएगा। तो जब 25 27 में आएगा, किस में आएगा, 27 में, तो ठीक इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं CF। किसे दिखाते हैं,
CF तुरंत कह देते हैं। ये 25 जो माध्यक वर्ग जिसमें पड़ता है उसके ठीक ऊपर वाले को CF बोलते हैं, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अच्छा, ये 25 पड़ा है 27 में, तो 27 के ठीक सामने जब हम आएंगे यही हमारा बारंबारता हो जाती है। और फिर आगे आएंगे तो ये है 20, ये है 30। 20 छोटी गिनती, 30 बड़ी गिनती। तो बड़ी वाले को उच्च सीमा, छोटी वाली को निम्न सीमा। इसी निम्न वाले को ही यल से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हमें इतना मिलते ही हम कर लिए क्या, CF कर लिए। कितना आएगा, 15 आ गया। इसके बाद हम 27 के आगे बढ़े तो हमको F भी मिल गया, कितना 12 मिल गया। फिर आगे बढ़े तो यल का मान कितना मिला, 20 मिला। कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये सब जो अंतर है यश का मान जो है 10 है। सब कुछ मिल गया है, तो हमें निकालना है माध्यिका। तो हम निकालेंगे माध्यिका बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, ये सूत्र है आपका। क्या है सूत्र भैया, माध्यिका बराबर होता है क्या, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे के F गुणते H। तो यल का मान हमने छाट लिया है, 20 है, प्लस n/2 जो निकाला मेरा 25 आया था, तो हम लिख देंगे 25 माइनस CF 15 सबके बटे F का मान कितना है, यही हमारी बारंबारता है 12, गुणते कितना यश का मान 10, यश का मान गुणते 10। और आगे बढ़ेंगे 20 प्लस 15 में 25 में 15 घटाएंगे तो केवल 10 आएगा। गुणते पहले से क्या मौजूद है 10, बटे में क्या है 12। तो हो गया हमारा 20 प्लस 10 में 100 बटे के 12। लसा मत लीजिएगा, लसा एकदम नहीं लेना है। 20 प्लस 100 में 12 का भागा दे दो। अगर आप 100 में 12 का भागा देते हो, दशमलव के 2 अंक तक ले जाइए, तो 12 वाठे 96, 10 में 6 जाएगा 4, 1 कटेगा, दशमलव बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 4 12 24, 12 3 36 है, ये का 12 3 36, 12 3 36 ऐसे चलेगा। ठीक है, यही हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 8.33, हमारा आ रहा है 8.33। तो 20 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28.33। ये आपका आंसर आएगा, 28.33 आपका आंसर आएगा। आते हैं 7वां के क की तरफ। 7वां के क की तरफ अगर हम बढ़ेंगे अगर यहाँ पे, तो सवाल में साफ कहा गया है कि 5 बटे में x माइनस 1 है प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 0 है, बराबर 2 है। ये आपका पहला समीकरण हुआ। और फिर दिया है 2 बटे x माइनस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे के 3 है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो कहता है इसको पहले द्विघात दो चरों के रैखिक समीकरण में पहले बदल कर तब हल करना है। तो बदलिए, हम देखें कि यहाँ की इसके बटे x माइनस 1 है, वही हाल यहाँ भी है। हमने यहाँ देखा कि y माइनस 2 है, तो यहाँ भी y माइनस 2 है, तो मानना पड़ेगा ये बटे में, इसलिए तो क्या कहेंगे, कह देंगे माना। क्या माना भाई, 1 बटे 5 बटे से नहीं मतलब है, हर चीज़ से गुण 1 होता है, तो 1 के बटे मानेंगे। माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर a, तथा ये देखो हमको तो 5 बटे है, तो कह देंगे 5 बटे x माइनस 1 बराबर 5 है। जबरदस्त नियम है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर रख देखते हैं तो 2 बटा के x माइनस 1 बराबर क्या है, तो 2a होगा। इस तरह हमने देखा कि ये a वाला है तो इधर मान लिया। अब y माइनस 2 वाले में चलते हैं, तो 1 बटे y माइनस 2 बराबर हमने क्या माना है, इसको b माना। तो अब एक हो तो गया हमारा, बस ये तो काफ़ी है हमारा है। तो इस तरह से हो गया। अब लिखेंगे अतः, या पुनः कह सकते हैं आराम से इनको,
अब सवाल में देखेंगे 5 बटे जो x माइनस 1 है हम इसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 बटे x माइनस 1 को 5a प्लस इसका मान क्या है b है, बराबर क्या बता रहा है 2। समीकरण नंबर कर दीजिए 3। अब पुनः इसको लिखिए 2 बटे, तो लिख दीजिए 2a माइनस b, इसकी जगह पर b बराबर कितना 1 बटे के 3। समीकरण नंबर 4 कर सकते हैं। पाई दे दीजिए, जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर हाई माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 5 2 7a बराबर, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 2 धन 1 बटे 3 को हमें जोड़ना है, तो 7a बराबर कितना होगा, तो 3 दूनी के 6 6 1 7, 7 बटे के 3 आ गया, तो ये 7 से 7 कट ही जाएगा, तो बटे 1 बचेगा, तो a का मान कितना होगा 1 बटे के 3। a का मान आ गया 1 बटे 3। इसी 1 बटे 3 मान समीकरण आप 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, तो आप यहाँ से आपको b मिल जाएगा। तो कह दे रहा हूँ यहाँ से, हम खुद लगा दे रहे हैं, यहाँ से कह दे रहे हैं कि a बराबर 1 बटे 3 समीकरण 3 में रखने पर, a बराबर 1 बटे 3 समीकरण हम 3 में रखने वाले हैं, जहाँ ये दिखेगा 1 बटे 3। तो चलिए 5a हो जाएगा आपका 5 गुणते 1 बटे के 3 प्लस b बराबर 2। बढ़ते हैं आगे, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 बटे के 3 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस पक्षांतर कर देंगे तो 5 बटा के 3, तो b बराबर 3 दूनी के 6, 6 में से 5 घटेगा 1 बटे के 3। इस तरह हमें देखते हैं कि हमें a का भी मान मिल चुका है, b का मान मिल चुका है, लेकिन a और b का नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x और y का मान। तो यदि लेंगे, कह देंगे यदि, क्या यदि, ये a का सहारा लेंगे, तो हमें दिया है कि यदि a बराबर 1 बटे 3, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर a जो है बराबर है 1 बटे x के, इसलिए a की जगह पर हम 1 बटे x लिख सकते हैं। तो 1 बटे x माइनस 1 बराबर 1 बटे के 3, तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो x बराबर 3 ऋण 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान बराबर कितना आएगा 3 1 4। इस तरह हमें x का मान अभी मिला, अभी तुरंत। अब b का सहारा लीजिए इधर, यदि b बराबर 1 बटे 3, तो b क्या माने हैं, ये 1 बटे माने हैं y माइनस 2 बराबर 1 बटे के 3, तिर्यक गुणा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3 1 कम 3, तो y बराबर 3 धन 2 कर देंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। अतः हमने ये देखा कि x बराबर हमको 4 मिला और y बराबर 5 मिला। अब हम आते हैं 7वां के ख की तरफ, और 7वां के ख का अथवा, 7वां प्रश्न 7 के ख का अथवा, क्योंकि इसमें ख लगाइए या अथवा लगाइए, तो आप अथवा मैं लगा दे रहा हूँ, ऊपर वाला आप लगाइएगा, ना आएगा तो बताइएगा। तो हम आते हैं अथवा वाला सवाल पर। कह रहा है कि क्षैतिज तल, क्षैतिज माने इस तरह से, कह रहा है कि क्षैतिज तल है ये क्षैतिज तल, और यहाँ से कोई मीनार यहाँ पर थी, और मीनार क्षैतिज तल पर इसी बिंदु, और ये बिंदु आपका वो है। मीनार को जब यहाँ से देखा गया तो कोण कितना बना था 30 अंश, कितना बना था 30 अंश। और यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए, जब 40 मीटर चला, कितना 40 मीटर व्यक्ति चला यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, दोबारा ऊपर देखा तो कितना बना था 60 अंश का कोण बना था। तो पूछ रहा है मीनार कितनी ऊंचा थी, तो नामकरण कर दीजिए, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया।
तो कह दीजिए माना मीनार BC की ऊंचाई h मीटर। माना मीनार BC बराबर h मीटर। बहुत ही इसका सरल तरीका होता है लगाने का कि हमेशा पहले छोटा त्रिभुज लेना चाहिए, बाद में बड़ा लेना चाहिए। तो पहले हम 60 का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी हमारा हो जाएगा h बटा के AB। tan 60 का मान याद होना चाहिए, कड़ी में 3 बराबर h बटे के AB। तिरे गुणा करेंगे तो AB का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे तो आप AB आ जाएगा कड़ी 3 के पास, और कड़ी 3 चला जाएगा AB के पास। तो हम खाली यहाँ लिख देते हैं समय बचाने के लिए। AB बराबर h बटे के कड़ी में 3 समीकरण नंबर 1। बस अब 30 पर आते हैं। त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में tan 30 अंश बराबर लंब, मतलब h बटा के आधार O से लेके B तक, OB। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3। यस तो हमें जस का तस रहेगा। O से अगर B तक देखा जाए तो इसमें 40 धन AB कहलाएगा, 40 प्लस AB। तो अगर हम देखें तिरे गुणा करें अगर यहाँ से हम लोग, तो कड़ी 3 का गुणा अगर h में करें तो कड़ी में 3h, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 40 प्लस AB। और अगर बढ़ना चाहें तो कड़ी में 3h बराबर 40 प्लस AB का मान हमें पता है। AB की जगह पर हम लिख सकते हैं h बटे कड़ी में 3, लिख सकते हैं h बटे कड़ी में 3। पक्षांतर कर देंगे इधर तो कड़ी में 3h इधर आएगा तो माइनस h बटे कड़ी में 3 बराबर आपके पास हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, h कामन लेंगे, ऊपर h कामन ले लेते हैं अगर हम लोग, तो बचेगा क्या, कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 बराबर हमें मिला है आपको 40। अब देखते हैं, जगह नहीं है तो h बराबर, देखिए h बराबर लसा लेंगे तो कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो 3, और 3 माइनस 1 कर देंगे तो 3 माइनस 1 बटे की कड़ी में 3 बराबर कितना, 40। बराबर कितना, 40। तो h बटे में 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे की कड़ी में 3 बराबर कितना, 40। तो h बराबर 40 गुणते पक्षांतर होगा तो कल्टी मारेगा, जो 2 बटे 3 है इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 नीचे कड़ी 3 ऊपर हो जाएगा, तो आपका कड़ी में 3 बटे के 2 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4 20 आ रहा है, 20 कड़ी में 3 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, 20 कड़ी में 3 मीटर है। एकदम कंप्लीट। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।